गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो भी अपना बीएससी में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई किया गया है, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले जो अपनी बीएससी थी वो ईयरली सिस्टम से चलती थी, जिसमें फिजिक्स की 3 बुक्स थी। फर्स्ट मैकेनिक्स ऑसिलेशन, सेकेंड था अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्ड थी अपने पास ऑप्टिक्स। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसमें अपन देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएससी को कंप्लीट सेमेस्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो सेमेस्टर में अपने पास फिजिक्स की ओनली फर्स्ट सेमेस्टर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एक बुक रही है जो है जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट फिजिक्स है और पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन से बारे में इसमें टोटल अपने पास 4 यूनिट रहेगी। तो अपन आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास 3 चैप्टर है। तो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो इस चैप्टर का जो हिंदी में नाम है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें एक बेसिक कंसेप्ट आएगा। जो भी अपन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ेंगे सारा बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट आएगा कि सबसे पहले अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना जरूरी है कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो यहाँ पे अपन हिंदी में जो टॉपिक है चैप्टर का नाम है जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश और गैलीलियन रूपांतरण। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, इस क्लास में अपन इसकी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में बात करेंगे तो सबसे पहले जड़त्वीय और अजड़त्वीय को समझने के लिए मेरे को चाहिए क्या, निर्देश तंत्र की। सबसे पहले अपन को समझना होगा कि निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि ये निर्देश तंत्र क्या होता है। जनरली निर्देश तंत्र को समझना है तो मेरे पास एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आएगा, स्टेट ऑफ पार्टिकल। स्टेट ऑफ पार्टिकल में क्या होगा, तो अपन स्टार्ट करते क्लास। यदि मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि यदि कोई ये अपनी अर्थ है, माना है कि आपने ये अपनी अर्थ होती है, ये क्या है अपनी अर्थ है। तो ये मैंने मान लिया कि ये एक अर्थ थी, ये इसमें कोई प्ले ग्राउंड है, इस पोजीशन पर क्या है अपना कोई प्ले ग्राउंड है। एक स्टोरी मान लो इसे, ये प्ले ग्राउंड था, ठीक है। इस प्ले ग्राउंड पे अपने पास ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, जंगल, ये जो डेकोरेट वाले हैं वो सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई बच्चा है, बच्चा कितना 2 इयर्स का, कितना 2 इयर्स का। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई 2 इयर्स का चिल्ड्रंस है, वो बच्चा यहाँ पे रोज़ खेलता है। क्या करता है, रोज़ यहाँ पे खेलता है। जब भी वो यहाँ पे खेलता है तो क्या देखता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं जो आसपास में नियरेस्ट में इन्वायरमेंटल जो ट्री लगे हुए हैं वो सारे उसको कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे उसको कैसे दिख रहे हैं, अपने पास रेस्ट में दिख रहे हैं। तो जब भी ये रेस्ट में होते हैं तो उसको यही देखता है कि जब भी मैं प्लेग्राउंड में रोज़ खेलता हूँ, आज भी आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था, 5 साल बाद भी आया था, तब भी ये ट्री ऐसे के ऐसे ही है, केवल कुछ छोटे थे वो बड़े हो चुके, बट वो उसकी पोजीशन वो की वही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस बच्चे को ये सारे कैसे दिख रहे हैं, उसको रेस्ट में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, एक तरीके से स्थिर अवस्था में दिख रहे हैं। यदि वो बच्चा यहाँ पे एक गाड़ी में चल के जाता है, क्या करता है, वही बच्चा कुछ टाइम बाद यहाँ पे चलती हुई गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो चाहे गाड़ी बस हो, ट्रेन हो, कार हो, कुछ भी हो, तो यदि वो बच्चा गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो एक नया कंसेप्ट देखता है। वो क्या देखता है, यदि प्लेग्राउंड भी वही है, पेड़ पौधे भी वही है, और वो जब भी गाड़ी यहाँ से यहाँ पर चल कर जाती है, यानी वो गाड़ी यहाँ से यहाँ पर आती है, तो वो चलते हुए देखता है कि ये जो पेड़ पौधे और जो उसका प्लेग्राउंड है वो पीछे जा रहा है। वो क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब पीछे जाने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यदि वो कह रहा है कि जब भी बच्चा यहाँ पे था अपने पास, जो भी ये प्लेग्राउंड था, ये प्लेग्राउंड किस में था, रेस्ट में था, या किस में था, अपने पास स्थिर अवस्था में था। और जब भी वो गाड़ी में बैठ के आगे जा रहा है, गाड़ी में बैठ के आगे जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, उसको ये दिख रहा है कि ये पेड़ पौधे उसको कैसे दिख रहे हैं, गतिशील दिख रहे हैं। वो सोचता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये मुझे गतिशील दिखने लग गए। तो उसके माइंड में एक कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है
कि जब भी मैं प्लेग्राउंड में जाता हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ तो सारे इन्वायरमेंटल ट्री है या पेड़ पौधे हैं वो स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं, और यदि मैं चलती हुई गाड़ी में बैठ के ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता हूँ तो मैंने देखा कि ये प्लेग्राउंड और जो ट्री है वो पीछे की तरफ जा रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे, यानी उसको वो कैसा दिख रहा था, गतिशील दिख रहा था, यानी वो कैसा दिख रहा था, मूव करता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पे उसके दिमाग माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जगह से मैं देखता हूँ, जब भी मैं प्लेग्राउंड से देखता हूँ तब तो मुझे ये सारा रेस्ट में दिखाई देता है, और यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे कैसा दिखाई देता है, गतिशील अवस्था में दिखाई देता है। तो इसके पीछे एक बेसिक कंसेप्ट जुड़ा है। क्या कंसेप्ट जुड़ा है कि देखने की पोजीशन, क्या कंसेप्ट जुड़ा है। अब वो उस छोटे बच्चे को तो पता नहीं है, बट अपन यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होनी चाहिए कि देखने की पोजीशन डिपेंड करती है कि आप कौन सी पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। क्लियर। अब यदि वो बच्चा जब यहाँ से देख रहा था तब वो स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा था, इसी चीज़ को वो गाड़ी में बैठ के देख रहा है तो वो उसको गतिशील अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी आगे जा रही है तो ये उसको पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देता है। यानी अपने पास कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई पिंड हो, कोई निकाय हो, उसकी दो स्टेट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है रेस्ट और एक होती है मूव करना या गतिशील अवस्था। तो इसी स्टेट के बारे में अपन बात करेंगे कि स्थिर अवस्था क्या होती है और गतिशील अवस्था क्या होती है। तो अपन चलते हैं इस स्टेट पे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये स्टेट, तो अपना फर्स्ट एक बेसिक कंसेप्ट है स्टेट ऑफ पार्टिकल। तो अपन देखते हैं कि ये स्टेट ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो यदि मैं स्टेट ऑफ पार्टिकल की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ कण की अवस्था। क्या होती है ये? कण की अवस्था। यानी कण की अवस्था कैसे कैसे हो सकती है। तो वहाँ से अपन को पता लगा कि कण की अवस्था दो होती है, एक तो होती है रेस्ट में और एक होती है अपने पास कैसी, मोशन में। यानी एक तो होती है स्थिर अवस्था और दूसरी होती है अपने पास गतिशील अवस्था। तो ये तो मानी जाती है किसमें, स्थिर अवस्था में, और ये मानी जाती है अपने पास कौन सी, गतिशील अवस्था में। क्लियर। तो यहाँ पे दो तरह की स्टेट मानी गई है, एक रेस्ट में और एक गतिशील अवस्था में। इसको एक नाम और देते हैं विराम अवस्था। क्या देते हैं इसको? एक नाम और देते हैं, वो क्या होती है, विराम अवस्था। और एक होती है अपने पास कौन सी, गत्यात्मक अवस्था। इसको मैं और क्या नाम देता हूँ, गत्यात्मक अवस्था या मूवेबल स्टेट। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि दो तरह की स्टेट हो गई, एक रेस्ट हो गई जो स्थिर अवस्था में है, एक हो गई मोशन। अब यदि मैं इन दोनों को डिफाइन करूँ तो कैसे करूँ? तो यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यदि मैंने मान लिया कि कोई पार्टिकल था, क्या था अपने पास, कोई पार्टिकल था। अब ये पार्टिकल मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये कोई ए पॉइंट था या कोई कार थी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। यानी वो 1 बजे भी ये कार, या मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब है कोई इनिशियल टाइम या प्रारंभिक टाइम। तो मैं कहता हूँ कि ये वाली जो कार है वो 1 बजे भी यहीं पर थी, कहाँ पर, पॉइंट ए पर। और कार 5 बजे भी, यानी t इज इक्वल टू मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 5 आवर्स या मान लो, या फिर मैं कहता हूँ 20 सेकेंड मान लो, तो भी वो कार कहाँ पर है, ए पर ही है। कार की पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास जब कार t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर भी कहाँ थी, ए पर ही थी, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर भी कहाँ पर है, वो कार ए पर ही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस कार की पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। टाइम में तो चेंज आया है बट कार की पोजीशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल है कि वो कार जहाँ पर थी वहीं पर खड़ी है। ये मीनिंग हुआ कि जो कार जहाँ पर थी वहीं पर खड़ी है, कल भी वही थी, आज भी वही है, परसों भी वही है। इसका मतलब उस कार में कुछ भी कंडीशन चेंज नहीं हुई, कार की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हुई। और यदि मैं कहता हूँ पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, तो अपन ने उसको क्या मान लिया कि वो कार कैसी थी, स्थिर अवस्था में खड़ी है, इसलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है कि स्थिर अवस्था कौन सी होती है और गतिशील अवस्था कौन सी होती है। तो बात करते हैं उस डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। तो देखो, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कह रहा है कि डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन यदि चेंज नहीं होती तो वो क्या कहलाएगी, स्थिर अवस्था कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, स्थिर अवस्था कहलाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जब किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है मतलब समय तो चेंज हुआ है बट पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो समय तो अपने पास 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, कुछ सेकंड निकल गए, बट अपने पास पार्टिकल जो था वैसे का वैसे ही रह गया।
तो मैं कह सकता हूँ कि वो वाली क्या कहलाएगी अपने पास, स्थिर अवस्था कहलाएगी। तो आपको जो भी नोट्स में आप डेफिनेशन लिखते हो, जो भी कंसेप्ट क्लियर करते हो, तो ऐसे का ऐसे आप नोट्स में लिख सकते हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके लिख सकते हो, यदि आप हिंदी के हो तो हिंदी लैंग्वेज भी आपके सामने है, यूज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्थिर अवस्था कौन सी होती है, तो मैं कहता हूँ कि जब कोई कण समय के सापेक्ष या टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो क्या होगी अपने पास, स्थिर अवस्था होगी या रेस्ट स्टेट होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास एक कार थी ए पॉइंट पर जो t = 0 सेकेंड पर खड़ी थी। क्या थी? t = 0 सेकेंड पर खड़ी थी। कुछ टाइम बाद ये वाली कार कहाँ पहुँच गई, ए से बी पोजीशन पे आ गई। कहाँ से कहाँ आ गई? ए से बी पोजीशन पे आ गई। और मैंने कह दिया कि जब टाइम में डिफरेंस कितना आया, 30 सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूँ जब t = 0 सेकेंड था या प्रारंभिक समय में वो कार कहाँ पर थी, ए पर थी। 30 सेकेंड में वो कार कहाँ पर आई, बी पर आई। इसका मीनिंग क्या कि जब भी कोई कार की पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पर क्या था, कार की पोजीशन कांस्टेंट थी, फिक्स थी, स्थिर थी। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम तो चेंज हुआ। टाइम तो देखो आपको भी पता है रुक नहीं सकता, टाइम में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो यदि टाइम में चेंज आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यदि पार्टिकल ए, यदि कार ए पर थी इनिशियल टाइम में, फाइनल में वो कहाँ आ गई, बी पर आ गई। इसका मतलब वो कार स्थिर है क्या? स्थिर नहीं है, वो कार क्या है, गतिशील है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी कोई कार यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट में आई है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो कौन सी स्टेट में है, मूव कर रही है, यानी वो कार क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि इफ़ देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन, तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, इसमें चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या था, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पे क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है। और मुझे पता है कि जब भी अपने पास टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में होगा, गतिशील अवस्था में होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यदि कोई कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कण की कौन सी अवस्था होती है, गतिशील अवस्था होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, सबसे पहले स्टेट ऑफ पार्टिकल। अब ये स्टेट ऑफ पार्टिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे पढ़ना है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ूंगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ती है, स्टेट ऑफ पार्टिकल की। क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कि पार्टिकल रेस्ट में कब होता है, मूव कब करता है, उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो वो कंडीशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं करता, इसका मतलब वो रेस्ट में है। और यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या गतिशील अवस्था में। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो हो गया रेस्ट और एक हो गया मोशन या मूवेबल। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो स्थिर अवस्था होती है, एक गतिशील अवस्था होती है। इसमें कोई सा भी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, वो सारे एग्जाम्पल इसमें वेरी कर सकते हैं। क्लियर? चले आगे। अब अपन बात करते हैं इससे आगे वाली स्लाइड की। आगे आपके पास लिखा हुआ है कि अपने पास जस्ट आपको दो इमेज दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो दो इमेज है वो वही है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बच्चे का दे के बताया, वही इमेजिन है। तो यहाँ पे देख लो, अपन ने लिखा है कि उस बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि जब भी मैं प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखता हूँ तब तो मुझे वो जो इन्वायरमेंटल ट्री है वो कैसे दिख रहे थे, रेस्ट में दिख रहे थे। जब भी मैं गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था तो मुझे क्या दिखा कि वो पेड़ पौधे पीछे की ओर गति कर रहे हैं, ये दिखा था उसे। तो फिर उसके माइंड में कंसेप्ट आया। अब वो उसको पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, बट उसके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया कि मुझे जब मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था तब मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहे थे, और जब मैं वहाँ से हट गया यानी किसी गाड़ी में बैठ गया तो मुझे वो चलता हुआ दिखाई दिया। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आता है वो आता है रिलेटिव या सापेक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो क्या है अपने पास, सापेक्ष। तो यहाँ पे ये जो सापेक्ष वर्ड है कि किसी भी निकाय की गति को किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, वही क्या होगा आपके पास पता लगाएगा कि यदि पार्टिकल रेस्ट में है या गति कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है कि यदि कण की ये अवस्थाएं सापेक्ष होती है, क्या होती है, कण की ये अवस्थाएं सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब क्या है कि जब भी बच्चे को रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो बच्चा किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, कोई खड़ी हुई जो रेस्ट में कांस्टेंट चीज़ है उसी के रेस्पेक्ट में देख रहा है। और यदि उसको गतिशील अवस्था में दिखाई दे रहा है, यानी वो जिस गाड़ी के अंदर बैठा है वो गतिशील है, और जो प्लेग्राउंड है वो स्थिर अवस्था में, इसलिए उसको वो गति करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन या कोई भी कण की स्थिति होती है
वो किसके रेस्पेक्ट में देखी जाती है वो डिपेंड करेगा कि वो स्थिर अवस्था में माना जाएगा या गतिशील अवस्था में माना जाएगा। तो अपने पास पेड़ पौधे वही थे, बच्चे ने देखा कि जब प्लेग्राउंड से देखा तो वो स्थिर अवस्था में था, गाड़ी में बैठ के देखा तो वो क्या दिखता है, चलता हुआ दिखाई देता है या पीछे मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कण की ये अवस्था क्या होती है, सापेक्ष होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल आर रिलेटिव, दिस स्टेट ऑफ द पार्टिकल आर रिलेटिव, कि जब भी कोई पार्टिकल को देखना हो तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और यहीं से अपना एक जो टॉपिक का पता लगता है वो पता लगता है निर्देश तंत्र, कि किसी भी कण की स्थिति के बारे में मुझे पता लगाना है तो किसके रेस्पेक्ट में आप उसे देखोगे, वही क्या होगा अपने पास, निर्देश तंत्र होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कण की अवस्था क्या होगी, सापेक्ष होगी। फिर लिखा है कि अर्थात इन अवस्थाओं को किसी अन्य पिंड या निकाय के सापेक्ष ही ज्ञात कर सकते हैं, यानी पार्टिकल को किसी के रेस्पेक्ट में ही देखा जा सकता है। उसको यदि कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कुछ वेलोसिटी निकालनी हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो भी वो किसी के रेस्पेक्ट में ही क्या होता है, देखा जाता है। तो आगे लिखा है दिस स्टेट्स कैन बी नॉन ओनली इन रिलेशन टू सम अदर बॉडी और सिस्टम, यानी कोई भी पार्टिकल को, कोई भी स्टेट को देखना है तो किसी के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी, किसी से रिलेट करके देखी जाएगी, वही क्या होगा, अपना रिलेटिव होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो दो एग्जांपल, ए ट्री ऑन अर्थ अपीयर्स टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द अर्थ। वो क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित पेड़ पृथ्वी के सापेक्ष विराम अवस्था में दिखाई देता है। बच्चा यहाँ पर खेल रहा था, बच्चा कहाँ पर खेल रहा था, ये वाला जो प्ले ग्राउंड है यहाँ पर खेलता है, और वो जब भी ट्री को देखता है तो वो कैसा दिखता है, अपने पास रेस्ट में दिखता है। कैसा दिखता है, रेस्ट में दिखता है। इसका मतलब उसके माइंड में क्लियर हो जाता है कि ये रेस्ट में क्यों दिख रहा है। तो यदि बच्चा बड़ा होता है तो पता लग जाएगा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत फिजिक्स जानता है तो पता लग जाएगा कि वो रेस्ट में क्यों दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो क्या मानता है कि पृथ्वी पर स्थित पेड़ पृथ्वी के सापेक्ष विराम अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी सारे के सारे कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट में दिखाई देते हैं। यानी वो बच्चा भी, पृथ्वी आपको भी पता है कि अर्थ है वो तो रोटेट करती है, रोटेट करती है, इसका मतलब वो बच्चा भी उसके साथ क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चा उस ट्री को देख रहा है, या यहाँ से मैं खड़े होकर इस ट्री को देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जस्ट ये इमेजिन यही बता रहा है, ये जो इमेज है वो यही बता रही है कि अपने पास कोई भी अर्थ पर मैं कुछ भी खड़ा होकर किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो वो मुझे क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है पृथ्वी के सापेक्ष। क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष, किससे रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पृथ्वी के सापेक्ष, तो पृथ्वी के सापेक्ष या अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है अपने पास, अर्थ के एपरेटस में या अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो पृथ्वी के सापेक्ष जब भी मैं देखता हूँ तो कोई भी चीज़ मुझे क्या दिखाई देती है, रेस्ट में दिखाई देती है। क्लियर। तो ये वाला इमेजिन आपको यही बता रहा है, और ये किसको डिफाइन कर रहा है, एक तरीके से रेस्ट को ही डिफाइन कर रहा है, यानी कोई स्थिर अवस्था को ही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सेकंड बात करते हैं, ट्रेन में बैठा व्यक्ति पेड़ को ट्रेन की गति के विपरीत गति करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। आप भी ट्रेन में बैठे हो, कभी ट्रेन में बैठकर जा रहे हो तो मुझे पता है कि ट्रेन यदि इस डायरेक्शन में जाती है तो पेड़ पौधे मुझे इस डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे दिखाई देते हैं, ऑपोजिट दिखाई देते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल, ये जो इमेजिन है वो आपको दिख रहा होगा। क्या है इसमें, ये वाली जो ट्रेन है वो ट्रेन की डायरेक्शन कौन सी है, ट्रेन की डायरेक्शन अपने पास ये वाली है, जो ये येलो कलर वाली आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने एरो बनाया है वो ट्रेन की डायरेक्शन है, और मैं बैठा हूँ इस ट्रेन के अंदर। कहाँ बैठा हूँ, ट्रेन के अंदर। तो मुझे क्या दिखेगा कि पेड़ तो यही था, इसके पास ही ट्रेन चल रही है, पेड़ तो यही था, बट यहाँ से मुझे स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा था जब मैं ट्रेन से बाहर खड़ा था। जब मैं ट्रेन के अंदर जाके बैठ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया कि वो ट्रेन आगे बढ़ गई और मुझे पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब देखने की पोजीशन चेंज हो गई। मैं देख रहा था यहाँ स्थिर अवस्था से देख रहा था तो मुझे पेड़ स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा था, और जब भी मैं यहाँ पे चलती हुई ट्रेन से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, वो गति करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उस पेड़ को ट्रेन की गति के विपरीत गति करता हुआ देखता है। यानी ट्रेन आगे जा रही तो पेड़ पौधे किधर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि अब मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में देख रहा था, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो देखने की पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई, देखने की स्थिति क्या हुई, चेंज हुई। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो अपन ने ये जो स्लाइड है इसमें यही आपसे क्लियर होता है कि यदि मैं पृथ्वी के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो वो मुझे दिखाई देती है स्थिर अवस्था में, और यदि मैं किसी भी चीज़ को गति करते हुए किसी ट्रेन से, बस से, कार से देखता हूँ तो वही चीज़ मुझे जो रेस्ट में थी वो गति करते हुए दिखाई देती है। यानी यहाँ से क्लियर होता है कि मेरे देखने की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको अलग अलग मिलेगा। क्लियर।
तो यहाँ पे ये जो था वो यही चीज़ थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मुझे पता है, मैंने देखा कि यदि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो पड़ती है इसलिए कि यदि कोई पार्टिकल या यदि कोई कण, कुछ भी हो सकता है, यदि कोई पार्टिकल मान लो, निकाय मान लो, कण मान लो, कोई द्रव्यमान मान लो, कोई मास मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे उसकी पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है? मुझे उसकी पोजीशन निकालनी है। मान लो कि आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, मान लो कि आप क्या मेहता कॉलेज के स्टूडेंट हो, घर से तो निकल गए, अब आपको कोई ढूंढने के लिए मेहता कॉलेज में आता है और वो कहता है कि मुझे इस स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहिए या इस स्टूडेंट से मिलना है, तो मैं डायरेक्ट थोड़ी ना बता सकता हूँ जब तक उसकी पोजीशन नहीं पता हो, क्योंकि इसमें अपने पास 35 या 40 रूम है कम से कम कॉलेज में, तो मैं वो नहीं बता सकता कि उस बच्चे की पोजीशन कहाँ पर है। तो पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि वो बच्चा मेहता कॉलेज का है, उस कॉलेज में कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी क्लास में कौन से सेक्शन में पढ़ता है, तब मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे भी अपन यदि किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज़ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यदि कोई भी पार्टिकल के बारे में मुझे पोजीशन पता करनी है, पार्टिकल स्थिर है, गतिशील है, कौन सी अवस्था में है, वो चेक करना है, तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है किसकी? निर्देश तंत्र की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र होता क्या है? तो सबसे पहले तो वही कि यदि किसी कण की स्थिति के बारे में मुझे पता लगाना है तो मुझे निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाए वही क्या कहलाता है? अपने पास निर्देश तंत्र कहलाता है। क्लियर? कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल की मुझे पोजीशन पता करनी है, तो पोजीशन पता करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? निर्देश तंत्र की, कि किसके रेस्पेक्ट में मुझे उसकी पोजीशन पता करनी है, तो वही क्या होगा? निर्देश तंत्र होगा। तो यहाँ पे भी अपन ने लिख रखा है कि द सिस्टम और बॉडी रिलेटिव टू विच द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रेफरेंस ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यदि पार्टिकल की पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में देखी जाए तो वही क्या होता है? अपना निर्देश तंत्र होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो आपको भी पता है कि कोई भी पार्टिकल का यदि पोजीशन निकालनी हो तो सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश बनाया जाता है। फिर अपन देखते हैं कि निर्देश तंत्र होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये भी जरूरी है। तो अभी तो अपन ने केवल निर्देश तंत्र की डेफिनेशन पढ़ी कि यदि कण की स्थिति की व्याख्या करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्देश तंत्र कैसा दिखता है, तो आपके सामने निर्देश तंत्र बनाया हुआ है कि कैसा दिख रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं निर्देश तंत्र की कि क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे फर्स्ट बात करें कि इस निर्देश तंत्र में 3 तो एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं अपने पास? 3 एक्सिस होते हैं। तो देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एक्सिस तो ये एक्स वाला है, दूसरा एक्सिस है वो वाई वाला है, और तीसरा एक्सिस है वो क्या है? जेड वाला है। यानी इसमें क्या हो गए? 3 तो एक्सिस हो गए। क्या हो गए? 3 तो क्या हो गए अपने पास? अक्ष हो गए। और उस अक्ष का नाम क्या क्या? एक्स, वाई और साथ में क्या हो जाएगा? जेड। तो ये 3 एक्सिस हो गए, और तीनों ही अक्ष कैसे है? एक सरल रेखा में बने हुए। कैसे बने हुए? सरल रेखा में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी 3 एक्सिस है एक्स, वाई, जेड, वो क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होते हैं, सरल रेखीय एक्सिस की टर्म में होते हैं। क्लियर? फिर मैं कहता हूँ कि ये जो O पॉइंट है, ये क्या है अपने पास? ये जो O पॉइंट दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा क्या होता है? 0 0 0, जिसे अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मूल बिंदु या सेंटर पॉइंट, या फिर इसे अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं अपने पास? ओरिजिन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ मूल बिंदु के भी कहलाता है, संदर्भ बिंदु भी कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट भी कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट भी कहलाता है, जहाँ पर इसके एक्स, वाई, जेड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक्सिस है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा? इसका मूल बिंदु होगा। वही क्या होगा? इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो देखो, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड के साथ भी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स, वाई और जेड जब तीनों एक दूसरे से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा? उसका मूल बिंदु होगा, संदर्भ बिंदु होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन होगा। क्लियर? अब इसमें देखता हूँ कि इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें
एक्स देख लो, वाई देख लो और जेड देख लो। अब देखो ये जो जेड है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट वो रियल में ऐसा नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि एक्स इधर है, वाई इधर है, तो वो जेड आपका परपेंडिकुलर बाहर निकलते हुए या फिर अंदर की ओर है। यदि आप एक्स वाई जेड को रियल में देखते हो तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, एक एक्सिस तो आपका ये एक्स हो जाएगा, दूसरा ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और जेड वाला जो होगा वो ये वाला एक्सिस होगा, यानी एक क्या होगा उसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो एक्स वाई और जेड ये जो तीनों एक्सिस होते हैं वो तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये यहाँ से टोटल एंगल कितने बनाएंगे, एक तरीके से 90 एंगल बनाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे आपके स्लाइड में यही चीज़ लिखी हुई है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है और इसकी निर्देश तंत्र की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो एक एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपने पास डेफिनेशन है कि निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है। फिर अपन ने लिखा है कि निर्देश तंत्र में 3 सरल रेखीय एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, निर्देश तंत्र में 3 सरल रेखीय एक्सिस एक्स वाई जेड होते हैं। तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, एक्स वाई और जेड 3 सरल रेखीय एक्सिस होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो देयर स्ट्रेट लीनियर, क्या है, स्ट्रेट लीनियर एक्सिस इज एक्स वाई जेड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड 3 स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। सेकेंड अपन ने लिखा है कि निर्देश तंत्र का प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है एक्स वाई और जेड का इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है। इसी ओ पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट बोला जाएगा, संदर्भ बिंदु बोला जाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, सेंटर पॉइंट कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। सारे इसी के नाम है, क्या है, सारे इसी के नाम है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट्स द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो भी ये ओ पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका संदर्भ बिंदु होगा। फिर मैंने लिखा है कि निर्देश तंत्र में तीनों ही अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। अभी अपन ने देखा कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होंगे, एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे अपने पास, परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें 3 एक्सिस आ गए, तीनों एक्सिस स्ट्रेट लाइन में होंगे, तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। इसके बीच में बनने वाला एंगल यदि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो और ये ओ इसका क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। क्लियर। तो ये तो था एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ 2 पॉइंट और है, वो देखते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या पॉइंट है कि यदि किसी कण के निर्देशांक समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहते हैं। तो अभी अपन ने जस्ट 2 स्लाइड पहले ये चीज़ पढ़ी है कि यदि निर्देशांक समय के रेस्पेक्ट में क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, यानी टाइम तो चेंज होता है बट उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। पार्टिकल जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट ही रहता है। यदि वो कुछ टाइम पहले ए पॉइंट पर था, कुछ टाइम बाद भी वो कहाँ रहता है, ए पॉइंट पर ही रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ए पार्टिकल था, ए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट कितने थे, एक्स वाई और जेड। ये एक इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है जिसको अपन एक्स वाई जेड की टर्म में लिखते हैं। यदि वो पार्टिकल ए पॉइंट पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में था, कब, जब t इजिक्वल टू कहाँ बात की, 0 सेकेंड में, और t इजिक्वल टू यदि मैं 20 सेकेंड बाद भी देखता हूँ तो वो पार्टिकल वही है, उसी पोजीशन पर है, कहाँ पर, ए पॉइंट पर। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी कण के निर्देशांक समय के सापेक्ष क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, तो वह क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। देखो, इफ द कोऑर्डिनेट इफ ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जब भी अपने पास पार्टिकल की जो पोजीशन होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट, यदि पोजीशन चेंज होगी तो कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, यदि पोजीशन चेंज नहीं होगी तो कोऑर्डिनेट भी वही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट पहले भी एक्स वाई जेड ही था और बाद में भी क्या हुआ, एक्स वाई जेड ही है, मतलब वो पार्टिकल कहाँ था, अपना रेस्ट में था। तो यहाँ पे वही लिखा है कि रिमेन्स अनचेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स सेड टू बी एट रेस्ट स्टेट। ठीक है। सेकंड लिखा है कि यदि वस्तु या कण के निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित का मतलब चेंज होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, यदि कोई पॉइंट था वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, यदि वो बी पॉइंट पे आ जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट वही रहेंगे क्या, आप नहीं, वो नहीं रह सकते। क्यों, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी x1 y1 और क्या हो जाएगा अपना z1, या फिर मैं कह सकता हूँ x डैश y डैश और z डैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड क्या हो गए,
कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यहाँ एक्स वाई जेड था, यहाँ x1 y1 z1 है, यानी ये पार्टिकल ए से चलकर कहाँ गया है, बी पर गया, यानी t = 0 सेकंड पर ए पर था, t = 20 सेकंड पर बी पर आ गया, मतलब वो क्या किया इसने, कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर लिया। क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर लिया, यानी निर्देश तंत्र को भी उसने क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। और जब भी निर्देश तंत्र चेंज हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि कण के निर्देशांक टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी, गतिशील स्थिति कहलाएगी या गतिमान अवस्था कहलाएगी। तो अपन ने लिखा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी कोऑर्डिनेट या पार्टिकल पोजीशन के साथ यदि अपने कोऑर्डिनेट को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो वो क्या कहलाती है, गतिशील अवस्था कहलाती है। तो ये भी किसका पार्ट है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए अपने पास, 5 पॉइंट हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी में। फर्स्ट क्या होगा, तीनों एक्सिस स्ट्रेट लाइन में होती है। सेकंड क्या हुआ कि उसके जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे से लंबवत होते हैं। थर्ड क्या हुआ, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट। फोर्थ क्या हुआ कि उसकी रेस्ट वाली स्टेट। और 5 हुआ उसकी गतिशील स्टेट कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं और आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है वो है क्या, वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी किसी भी कण का मुझे क्या निकालना है, स्थिति सदिश निकालना है। और मुझे पता है कि यदि किसी भी कण की स्थिति मुझे पता करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, निर्देश तंत्र। क्यों, कण की स्थिति की व्याख्या कौन करेगा, निर्देश तंत्र करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है अपने पास, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल की स्थिति के बारे में अपन को क्या देगा, जानकारी देगा। तो मैंने लिखा है कि निर्देश तंत्र में कण की स्थिति 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है। निर्देश तंत्र में जो कण की स्थिति है वो क्या होगी, 2 प्रकार से व्यक्त की जाएगी। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है बाय पोजीशन वेक्टर। क्या लिखा हुआ है, बाय पोजीशन वेक्टर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, स्थिति सदिश। क्या है, स्थिति सदिश। अब ये स्थिति सदिश क्या होता है, वैसे तो आप जानते होंगे 12th में 11th में पढ़ के आए हो कि स्थिति सदिश क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इस पोजीशन वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, ओ इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पर मैंने एक पार्टिकल माना है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई और जेड है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। तो पी पॉइंट पर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे उस जो पी पॉइंट है, मैंने कह दिया कि ये पार्टिकल इस पी पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, पी पॉइंट पर रखा हुआ है। तो जब भी ये पार्टिकल पी पॉइंट पर था तो उसके सेंटर पॉइंट से, यानी उसका जो निर्देश तंत्र का ओरिजिन या संदर्भ बिंदु है, उसको मैं मिला लेता हूँ। क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ, यानी इस डिस्टेंस को मैं ओ से पी के बीच में एक लाइन बना लेता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ, जो क्या होता है अपने पास एक पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी पार्टिकल की स्थिति को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाया जाए तो स्थिति सदिश का निर्माण होता है। स्थिति सदिश को स्मॉल आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ओ से पी है, वो क्या बता रहा है, यहाँ पे स्थिति सदिश बता रहा है, स्मॉल आर वेक्टर बता रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि यदि किसी कण या बिंदु की स्थिति पी को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ से मिलाया जाए, जो चीज़ मैंने बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी कण के बिंदु की स्थिति को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु कहाँ से मिलाना है अपन को, ओ पॉइंट से मिलाना है। कहाँ से मिलाना है अपन को, ओ पॉइंट से। ये जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओ पॉइंट से मिलना चाहिए रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि स्थिति पी को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ से मिलाने वाली जो रेखा होती है या बनने वाले सदिश ओ पी वैक्टर, इसका सदिश क्या होगा अपने पास, ओ पी वैक्टर होगा। ओ पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सदिश को स्थिति सदिश कहा जाता है और इसे क्या लिखते हैं, स्मॉल आर वैक्टर से डिनोट करते हैं। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एक तरीके से क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, और वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा। और सभी को पता है कि यदि कोई पोजीशन वेक्टर एक्स वाई और जेड, यहाँ पे देखो पॉइंट पी एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, जेड के कैप। तो ये इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और यदि आपके पास किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आ गया, स्थिति सदिश आ गया, तो इसके बारे में तो आप सारे फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हो। क्या क्या, यदि पार्टिकल की जानकारी मुझे मिल गई, उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो आप उसका स्थिति सदिश निकाल सकते हो।
यदि एक बार आर का डेरिवेटिव करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी। यदि 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। यदि उसका मास पता है तो फोर्स निकाल सकते हो, वेलोसिटी पता है तो एनर्जी निकाल सकते हो, वेलोसिटी पता है तो मोमेंटम निकाल सकते हो, संवेग निकाल सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। बट कब, जब अपने पास पोजीशन वेक्टर पता हो। यदि ये आर वेक्टर नहीं पता तो अपन कुछ भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे यदि मेरे जिस स्टूडेंट को मेहता कॉलेज में ढूंढना था वो यदि मैंने ढूंढ लिया, क्या कर लिया, लड़के को ढूंढ लिया कि ये इस क्लास में है और यहाँ पे बैठा है, मैं उससे जाके मिल लिया और जाके मिलने के बाद तो आपको जो जानकारी चाहिए सारी उससे ले सकते हो। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे पार्टिकल के बारे में पोजीशन वेक्टर पता लग गया कि पोजीशन वेक्टर ये है आर वेक्टर, इसको मैं ओपी वेक्टर से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई वाई जे और जेड के, आई जे और के यहाँ पे क्या बताएगा, तीनों एक्सिस के एकांक सदिश बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। और यहाँ पे एक्स वाई जेड है वो क्या बताएगा, निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट बताएगा। क्लियर। तो ये तो क्या था अपने पास, स्थिति सदिश था। स्थिति सदिश के द्वारा मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को निकाल सकता हूँ या पार्टिकल की पोजीशन को स्थिति सदिश के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो प्रकार कौन सा, स्थिति सदिश के द्वारा। एक तो यही था अपने पास स्थिति सदिश के द्वारा कि जो भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो स्थिति सदिश आर वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा अपने पास आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा। दूसरा देखो क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक के द्वारा। अब देखो निर्देशांक के द्वारा भी क्या, डायग्राम तो वही रहेगा बट उस डायग्राम में होगा क्या, यदि मैं कहता हूँ कि इस डायग्राम में क्या करना है तो यहाँ पे मैं कोई शेप बना लेता हूँ। कौन सा शेप, क्यूब का। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अपने पास एक क्यूब शेप बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्यूब शेप बना हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास क्या था, एक क्यूब शेप था। ये क्या बना दिया मैंने, इसके अंदर क्यूब शेप बना दिया। ठीक है, इसका ये वाला एक्सिस हो गया, वो एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखो यदि ये क्यूब शेप है तो इसमें टोटल क्या हो गए, 6 अलग अलग फेस हो गए। तो मुझे पता है कि वो एक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो एक्स डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, ये अपने पास एक्स ही बताएगा, ये जो है वो क्या बताएगा, वाई ही बताएगा, और जो ये वाला होता है वो क्या बताएगा अपने पास, जेड ही बताएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स वेक्टर है, क्या लिखा है इसमें, यदि कण की स्थिति से अक्ष के बने तल पर, कोई भी अक्ष का तल बना हुआ है, अक्ष का तल यानी ये जो एक्स एक्सिस में क्या बना हुआ है, ये सरफेस बना हुआ है, तो अक्ष के बने तल पर डाले गए लंब की लंबाई द्वारा भी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे एक्स वेक्टर लिखता हूँ तो एक्स वेक्टर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एक्स आई पर। ऐसे ही वाई वेक्टर की वैल्यू लिखता हूँ तो किस पर डिपेंड करती है, वाई जे पर। और जेड वेक्टर की वैल्यू लिखता हूँ तो वो किस पर डिपेंड करती है, जेड के पर। ठीक है, और यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, जेड वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा, जेड के कैप। तो ये क्या बताएगा, ये भी क्या बता रहा है अपने पास, पोजीशन वेक्टर ही बता रहा है। तो इस पोजीशन वेक्टर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, उसके अक्ष पर डाले गए लंब की। यानी एक एक सरफेस की बात हो गई, एक एक जो सरफेस था, जैसे ये वाला एक्स सरफेस था, ये वाला वाई था, ये वाला जेड था, तो यहाँ पे तीनों सरफेस की बात करेगा। तो उसमें अपन लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज आल्सो डिस्प्ले by the length of the perpendicular drop from the position of the particle on the plane formed by the axis। कि एक्सिस पर जो भी अपन ने परपेंडिकुलर फेस डाला है, परपेंडिकुलर तल पर प्लेन पे क्या डाले, लंब डाले, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूँ कि ये एक्स वेक्टर है, किसको डिफाइन करेगा, एक्स आई कैप। आई कैप यहाँ पे क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका यूनिट वेक्टर होगा या क्या होगा, एकांक सदिश होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा अपने पास, एकांक सदिश हो जाएगा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जे कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वाई उसका कोऑर्डिनेट होगा, जेड में क्या होगा, के कैप होगा। ठीक है, तो यदि आर वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा। ये भी क्या है अपना स्थिति सदिश है, बट ये स्थिति सदिश किस बेस पे लिखा गया, कोऑर्डिनेट के बेस पे लिखा गया। किस बेस पे लिखा गया, कोऑर्डिनेट के बेस पे। तो मैं कह सकता हूँ कि कण की स्थिति को मैं स्थिति सदिश से लिखता हूँ, हर जगह पर स्थिति सदिश से लिखेंगे। यदि कोई सरफेस एरिया आ जाए तो वहाँ पर किससे लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट के बेस पे लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये तो था अपने पास क्या, निर्देशांक के द्वारा। फिर यदि इसका आर मोड निकालना है, क्या निकालना है, आर मोड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा अपना, आर मोड कहलाएगा। तो जब भी आर का परिमाण निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है अपने पास पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्या है अपने पास, पोजीशन ऑफ
मूविंग पार्टिकल। तो देखो पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल के लिए यहाँ पे क्या करना होगा अपन को, देखो पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम में क्या है, यदि कोई पार्टिकल मूव करता है, सबसे पहले आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, पार्टिकल को मूव कराना है पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल को मूव कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई एक्सिस ले लिया। क्या ले लिया, एक तो देखो मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एक क्या ले लिया वाई, और एक क्या ले लिया मैंने जेड। तो ये जेड है, ये एक्स है, और ये क्या है वाई है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे पार्टिकल को मूव कराना है। क्या कराना है मुझे, पार्टिकल को मूव कराना है। जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या है, पॉइंट ए है, पार्टिकल कहाँ पर था, ए पर था। ए पर था, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर किधर, इसका ये वाला हो जाएगा, और इसका मैंने नाम दे दिया क्या, r1 वेक्टर। क्या हो जाएगा, यदि कोई कण प्रारंभिक समय में ए पॉइंट पर कहाँ था, ए पॉइंट पर था इनिशियल टाइम में, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया मैंने, सेंटर पॉइंट से r1 वेक्टर। ऐसे ही वो कुछ टाइम बाद कहाँ आ जाता है, बी पॉइंट पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बी पॉइंट पर आ जाता है, यानी इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ओरिजिन से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। क्या हो गया, r2 वेक्टर। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो लिखा हुआ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। पहले पार्टिकल ए पर था, अब वो कहाँ आ गया, बी पर आ गया, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो देखो यहाँ पे आपको वेक्टर ट्रायंगल लो यूज कर सकते हो और उसके बेस पे पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब भी कोई पार्टिकल ए पर था, वो कुछ टाइम बाद बी पर आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कण समय के सापेक्ष अपनी स्थिति P से Q, क्या है P से Q, मैंने P से Q की जगह क्या नाम दे दिया, ए से बी, तो इसको भी आप क्या कर दो, P से Q कर दो। क्या कर दो आप, P से Q कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि पार्टिकल P पर था, कुछ टाइम बाद वो कहाँ आ गया, Q पर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कण टाइम के रेस्पेक्ट में P से Q तक क्या करता है, परिवर्तित करता है। यदि कण समय के सापेक्ष अपनी स्थिति P से Q में आता है, तो सबसे पहले कण का विस्थापन कितना। तो देखो कण का विस्थापन निकालने के लिए, कण यानी ये विस्थापन निकालना है मुझे, PQ निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्रायंगल लॉ से, ये डायरेक्शन में बना सकता हूँ। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है जिस पॉइंट की तरफ होता है। यदि O से P पॉइंट की मैं डायरेक्शन लिखता हूँ तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ, तो क्या आएगी, देखो OP वेक्टर डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ, ये भी डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा PQ वेक्टर। फिर डायरेक्शन के ऑपोजिट टू, यानी डायरेक्शन मेरे से टक्कर करेगी। वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, सदिश का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि डायरेक्शन के साथ चलता हूँ तो वो प्लस में आएगा, डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता हूँ तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास OQ इज वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0। तो देखो OP वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है, PQ वेक्टर कितना है, ऐसे का ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास R2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी PQ वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया अपने पास, R2 माइनस का R1 वेक्टर। क्या आ गया, R2 माइनस का R1 वेक्टर, यानी ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कण का विस्थापन आया वो क्या आया, PQ इज इक्वल टू R2 माइनस का R1। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं टाइम इंटरवल की। अब मैं कहता हूँ कि यदि पार्टिकल की पोजीशन P से Q पर गई है तो क्या टाइम कांस्टेंट था क्या, नहीं, टाइम में भी तो चेंज आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टाइम में क्या चेंज आया होगा, कि ये मैंने मान लिया कि टाइम में चेंज आया डेल T, और वो कितना आया T2 माइनस का कितना हो गया T1। कितना हो गया T2 माइनस का T1। और जो ये पोजीशन थी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल R की टर्म में क्या, R2 माइनस का R1। कि यदि कोई पार्टिकल P से Q में जाता है तो इसमें डेल R का चेंज करता है, और डेल R की वैल्यू R2 माइनस R1 पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, T2 माइनस का T1। ठीक है। तो ये तो क्या बताएगा अपने पास, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना और टाइम इंटरवल कितना। अब यदि मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, ये सारी डिस्टेंस पता है, टाइम इंटरवल पता है, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ वो चीज़ देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि कण का वेग क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या कण का वेग। तो देखो ये क्या होगा, इफ द टाइम इंटरवल इज स्मॉल देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेनियस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब भी किसी पार्टिकल का या पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि यदि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर स्थितिज दिस आर है, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव करते हो तो मुझे क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलता है मुझे, वेग मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, समय को क्या मानना है,
बहुत ही स्मॉल मानना है या डेल टी रेज टू क्या मानना है, 0 मानना है। तो स्थिति परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो मुझे पता है कि जो डेल आर था वो कितना था अपने पास, R2 माइनस का क्या था अपने पास, R1 था, और ये कौन सी टर्म थी अपने पास, वेक्टर टर्म थी, ठीक है। यदि मैं डेल टी की बात करता हूँ तो वो क्या था अपने पास, T2 माइनस का क्या था, T1 था। मुझे यदि वेलोसिटी निकालनी है तो एक तरीके से मैं इसका डेल भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, डेल आर अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी, यानी ये किसके इक्वल होगा, R2 माइनस का R1 अपॉन में क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1। और जब भी मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, ये तो क्या बन गई अपने पास, वेलोसिटी बन गई, और जब भी मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी रेज टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस का R1 और T2 माइनस का T1 लिख सकता हूँ, यानी डेल आर अपॉन में क्या है, डेल टी है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो इस डेल है यहाँ डेल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वेलोसिटी आएगी, आर में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से डी आर अपॉन में डी टी। कब, जब मेरे पास टाइम नियरेस्ट टू क्या है, 0 है, यानी डेल टी रेज टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म है, यानी बहुत स्मॉल टाइम में पार्टिकल की पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। और जब मुझे भी पता है कि जब भी कोई पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेल आर पता था, डेल टी पता था, डेल आर बाय डेल टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। यदि मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तात्क्षणिक वेग में कन्वर्ट हो जाता है, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये क्या मिलेगी अपन को, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि किसी भी स्थिति सदिश का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर या डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अपने पास त्वरण। नेक्स्ट क्या है अपने पास, त्वरण। तो त्वरण की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कण के त्वरण की बात करते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या है कि वेलोसिटी में यदि कोई पार्टिकल में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तो क्या मिलेगा, मुझे त्वरण मिलेगा। आप भी जानते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करूँ, या फिर वेग का समय के सापेक्ष 1 बार अवकलन करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डेल आर था वो कितना था मेरे पास, R2 माइनस का R1 वेक्टर था। ऐसे मेरे पास डेल टी था वो कितना था मेरे पास, T2 माइनस का क्या था, T1 था। अब मैं लिख सकता हूँ, मुझे क्या डिफाइन करना है, A डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, A। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, डी वी अपॉन में क्या लिखूँ, डी टी लिखूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल वी अपॉन में डेल टी, तो भी मुझे क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V2 माइनस का V1 T2 माइनस का T1, तो भी मुझे क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो मुझे पता है कि जब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। और यदि ये बात कर रहा है किसकी, तात्क्षणिक त्वरण की बात करता है, तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है अपने पास, उसमें क्या करूँगा मैं, टाइम को क्या मानूंगा, A इज इक्वल टू लिमिट डेल टी रेज टू क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल टी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, डी वी अपॉन में डी टी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी टी, और वही क्या कहलाएगा अपना तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा, या उस क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं, ये A निकल गया। अब मुझे लिखना है कि मुझे इसको R की टर्म में कैसे लिखें। तो देखो R की टर्म में लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, A d2R अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, D अपॉन में डी टी, यहाँ पे हो जाएगा dr अपॉन में कितना, dt। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बताएगा यहाँ पे, यानी r का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, त्वरण कहलाएगा। तात्क्षणिक त्वरण की बात करते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट डेल टी रेज टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, d अपॉन में dt, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल r अपॉन में डेल टी, यानी ये वाली टर्म हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। क्लियर। तो देखो मैंने क्या क्या निकाला, जब पार्टिकल का ये पता था, डेल आर डेल टी पता था, वेलोसिटी निकाली, त्वरण निकाला। अब यदि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है तो आप त्वरण निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, सारी ही फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अपनी जो आज की क्लास थी, तो इस क्लास में ये सारा अपन ने क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो अपन ने आज जो जो पढ़ा है, तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि स्टेट क्या होती है, स्टेट रेस्ट में होती है, मूवेबल होती है,
कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। और जैसे मैंने आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट की है वैसे का वैसे आप नोट्स में, यदि आप हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। और बाकी आपके जो नोट्स है, यहाँ वाले जो नोट्स है, आपको यदि ये नोट्स चाहिए, ज़रूरत लगे तो आप कॉलेज की वेबसाइट में जाके वहाँ से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको कॉलेज के एप्लीकेशन में, कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये तो अपन ने फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ा। फिर अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी जो निर्देश तंत्र पढ़ा है वो उसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, एक्स वाई जेड की टर्म में था। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आगे निर्देश तंत्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय क्या होता है, अजड़त्वीय क्या होता है, तो वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। वापस मिलते हैं अपन कल नई क्लास में।